Good morning, everyone. It is audible? Yes, sir. Yes, sir. Screen दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Today we will talk about principle of stock assessment. स्टॉक असेसमेंट हम कैसे करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले what is aim of stock assessment? Stock assessment involves mathematical and statistical models and tool to examine the stock, what is quantity, what is quality, what is abundance of species in the stock, etc. So basic aim of the stock assessment is to give the answer of these questions. What are those questions? What is the current state of stock? Stock का अभी state क्या है? मतलब वो डिप्लेशन हो रहा है या फिर जो स्टॉक जो ठीक है या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेड है, उसका करंट स्टेटस क्या है? इसका आंसर हमको स्टॉक असेसमेंट के थ्रू मिलता है। दूसरा, व्हाट हैज हैपेंड टू द स्टॉक इन द पास्ट? पास्ट में इस स्टॉक के साथ क्या हुआ है, वो पहले क्या था, उसमें नेचुरल मोर्टेलिटी ज्यादा था, फिशिंग मोर्टेलिटी ज्यादा था, ओवर एक्सप्लॉइटेड था, क्या था वो पास्ट के बारे में। ठीक है। तीसरा, व्हाट विल बी हैपन इन द स्टॉक इन फ्यूचर? फ्यूचर में वो स्टॉक क्या होगा? ठीक है। नंबर ऑफ जो उसका ग्रोथ है क्या होगा, वो जो है अगर एक्सप्लॉइटेड हो गया है तो कितने दिन में वो, अगर हम फिर से फिशिंग रोक देंगे, बैन कर देंगे, कितने दिन में वो फिर से रिस्टोर कर लेगा। ये सब फ्यूचर के बारे में भी बताता है। तो ये जो बेसिक एम है स्टॉक असेसमेंट का। What is a stock assessment? A stock assessment is the process of collecting and analyzing demographic information about the fish population to describe the conditions as well as status of fish stock. Basically, stock assessment क्या है? इसमें क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, डिफरेंट मॉडल डिफरेंट टूल का यूज करके उसको एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि एक्चुअली में ये जो फिश स्टॉक्स है ये क्या है, ये किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, उसके बारे में हम जानते हैं। यही है स्टॉक असेसमेंट। स्टॉक असेसमेंट जो है उससे हम रेट जानते हैं कि फिशिंग का नेचुरल मोर्टेलिटी का रेट क्या है, फिशिंग मोर्टेलिटी का रेट क्या है। प्लीज ऐसे तो ये सब हम स्टॉक असेसमेंट के थ्रू जानते हैं। असेसमेंट के थ्रू हम जो स्टॉक के लाइफ स्टोरी के बारे में भी जानते हैं, स्पीसीज या फिश स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानते हैं, उसका एज क्या है, उसका ग्रोथ कैसा है, नेचुरल मोर्टेलिटी कितना है, अगर नेचुरल मोर्टेलिटी है तो उसका मेन कारण क्या है, फिशिंग मोर्टेलिटी कितना है, ये सारा चीज हम स्टॉक असेसमेंट के थ्रू जानते हैं। तो स्टॉक असेसमेंट एक टूल है जो कि फिशरी रिसोर्स के मैनेजमेंट में यूज होता है। इसके थ्रू हम उसका जो करंट स्टेटस, पास्ट स्टेटस और फ्यूचर के बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं थ्रू डाटा एनालिसिस। ठीक है, ये स्टॉक असेसमेंट का एम है। लेकिन इसके लिए हमें, स्टॉक असेसमेंट के लिए हमें जिस स्टॉक का हम असेसमेंट कर रहे हैं उस स्टॉक के रिलेटेड हमें डाटा चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये जो डाटा है ये दोनों टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों टाइप की डाटा चाहिए हमको स्टॉक असेसमेंट में। जैसे एग्जांपल है उसका, जो एक फिश का जो है एज क्या है, एज एट मैच्योरिटी क्या है, कितने एज पे वो फिश मैच्योर करता है, उसका मैक्सिमम लेंथ मिनिमम लेंथ क्या है, उसके बाद और कैच पर यूनिट एफर्ट क्या है, अगर हम फिशिंग करते हैं तो उसका कैच पर यूनिट एफर्ट क्या है। ये सब डाटा हमें लगता है हमें चाहिए जब हम स्टॉक असेसमेंट करेंगे।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल हिस्टोरी ऑफ द हार्वेस्टेड स्पीसीज एंड अदर स्पीसीज विथ विच दे इंटरैक्ट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग। हमारे जो स्टॉक असेसमेंट में जो हिस्ट्री, जो स्पीसीज का हिस्ट्री, जो उस स्टॉक का, मान लो कोई फिश स्पीसीज है, उसका क्या हिस्ट्री है, उसका पहले क्या ग्रोथ था, तो उस वो जानकारी भी इसमें चाहिए, जिससे कि हम उसके थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उसके पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये सब एम है स्टॉक असेसमेंट। अब है फिश अबुंडेंस, जो एक स्टॉक में फिश, चाहे एक स्टॉक हो या एक इन्वायरमेंट में फिश का कितना अबुंडेंस है, वो भी हम स्टॉक असेसमेंट के थ्रू जानते हैं। Fish abundance or population size can be expressed as either by the number of fish in said area। मान लो एक जैसे हम एक तालाब में लिए, उसमें कितना फिश स्पीसीज है, आइदर नंबर ऑफ स्पीसीज लेंगे काउंट में, या फिर बाय वेट, कितना केजी, कितना टन फिश उसमें लगभग होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम फिश का अबुंडेंस क्या है वहां पे ये जानते हैं। ठीक है, increase in the amount of fish are determined by body growth of individual in the population and the addition or recruitment। अब जो फिश का जो अब एक स्टॉक में जो इंक्रीज है वो कैसे डिसाइड होता है, दो तरह से। या तो जो फिश अभी 1 केजी, पहले 500 ग्राम था वो अभी 1 केजी का हो गया, ये भी ग्रोथ हुआ एक। दूसरा उसका रिक्रूटमेंट, मतलब वो अभी एक फिश था, वो बच्चा दिया, वो 2 फिश हो गया, 3 फिश हो गया। तो ये दो तरह से उसका ग्रोथ होता है एक स्टॉक का। तो ये दो तरह के। और अगर सेम ईयर में एक ही जो स्टॉक है, सेम एक ही साथ उसका जो जन्म हुआ है, तो उसको कोहर्ट कहते हैं। कोहर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम होता है। मान लो एक स्पीसीज का एक स्टॉक है जिसका जो ओरिजिन हुआ है सेम टाइम में, ठीक है, सेम ईयर में, तो उसको कोहर्ट कहते हैं। ये जनरली पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे जो मोर्टेलिटी होता है वो दो तरह का होता है, एक फिशिंग मोर्टेलिटी और एक नेचुरल मोर्टेलिटी। हमने बताया था फिशिंग मोर्टेलिटी क्या है, जब हम फिश को पकड़ते हैं नेट के थ्रू, तो वो उसको बोलते हैं फिशिंग मोर्टेलिटी। जनरली जो अनएक्सप्लॉइटेड एरिया है उसमें अगर हम फिशिंग करते हैं, बहुत सारा फिश आता है, तो उसमें फिशिंग मोर्टेलिटी ज्यादा होता है। और हम अगर ज्यादा फिशिंग मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेड हो जाता है इसका स्टॉक का। और अगर फिशिंग मोर्टेलिटी कम है नेचुरल मोर्टेलिटी से, इसका मतलब जो उसका स्टॉक है वो अंडर एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, तो दो तरह के मोर्टेलिटी होते हैं, एक फिशिंग मोर्टेलिटी, दूसरा नेचुरल मोर्टेलिटी। नेचुरल मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी ड्यू टू स्टारवेशन या प्रीडेशन या फिर डिजीज, इन सब वजह से अगर नेचुरल तरीका से मरेगा फिश, तो उसको बोलेंगे नेचुरल मोर्टेलिटी, जिसको हम एम से सूचित करते हैं यहाँ पे। और फिशिंग मोर्टेलिटी क्या है, जब हम उसको नेट या गिल से जब हम फिशिंग के थ्रू उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग मोर्टेलिटी, और उसको हम एप से डिनोट करते हैं। फिशिंग मोर्टेलिटी रेट इज द फंक्शन ऑफ फिशिंग एफर्ट। फिशिंग एफर्ट मतलब हम जो फिश को पकड़ने में जो एफर्ट लगाते हैं, मान लो मेराइन इन्वायरमेंट में है, जो मेराइन इन्वायरमेंट में हम जो फिशिंग करते हैं, फिशिंग को पकड़ने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं उसको फिशिंग एफर्ट कहते हैं। फिशिंग मोर्टेलिटी मतलब हार्वेस्ट, फिशिंग मोर्टेलिटी रेट मतलब कितना ज्यादा हार्वेस्ट होता है एक निश्चित एफर्ट पर। तो फिशिंग मोर्टेलिटी जो है वो फंक्शनल है, फंक्शनल रिलेशनशिप है फिशिंग एफर्ट पे। जितना ज्यादा फिशिंग एफर्ट करोगे उतना ज्यादा फिशिंग मोर्टेलिटी होगा, मतलब हार्वेस्ट होगा। ठीक है, तो फिशिंग एफर्ट में क्या क्या आता है, मान लो जैसे पहले 1 घंटा हम फिशिंग कर रहे हैं, उसको बढ़ा के 2 घंटा किया। अब
ये हो गया एक तरह से फिशिंग एफर्ट बढ़ाया। या फिर पहले हम दूसरा जाल यूज करते थे, अब उससे इफिशियंट जाल हम यूज करने, नेट यूज करने लगे। ये भी एक है जो हम इंक्रीज करते हैं फिशिंग एफर्ट। क्या होता है दिनों दिन जो है फिश जो एक्सप्लॉइटेड एरिया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया, उसमें जो है दिनों दिन फिश की संख्या घटता जा रहा है और जो फिशिंग एफर्ट जो है बढ़ता जा। मान लो पहले 1 kg फिश पकड़ने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, फिशिंग एफर्ट कम लगाना पड़ता है तो क्योंकि स्टॉक बहुत सारा था फिश का। लेकिन क्या हो रहा, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, फिशिंग एफर्ट जो है हमको ज्यादा लगाना पड़ता है। मान लो अब वो 1 kg फिश, मान लो हम 1 घंटा में पहले पकड़ लेते थे, अभी हमको 2 घंटा लगाना पड़ा, क्योंकि अब वो फिश की संख्या जो है, वहां पे पॉपुलेशन जो है वो घटता जा रहा है, तो फिशिंग एफर्ट बढ़ता जाए। ये एक टर्म है कैच पर यूनिट एफर्ट, आगे हम चर्चा करेंगे। तो फिशिंग मोर्टेलिटी रेट जो है वो डायरेक्टली है फिशिंग एफर्ट एफर्ट का। हमने अभी बात किया कैच पर यूनिट एफर्ट, क्या है वो? ये एक इंडेक्स है जो कि शो करता है द रेशियो ऑफ कैच ऑफ फिश इन नंबर और वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिशिंग एफर्ट। अब 1 kg पकड़ने के लिए कितना हमको फिशिंग एफर्ट किया करना पड़ा, ठीक है? तो अब नंबर में लो फिश को या वेट में, उसको डिवाइडेड कर दो स्टैंडर्ड मेजर ऑफ कैच पर यूनिट एफर्ट। सो जो दिनों दिन जो हम बोलते हैं जो हमारा मेराइन प्रोडक्शन इंक्रीजिंग या स्टेगनेंट, अगर हम कैच पर यूनिट एफर्ट देखोगे तो वो घटता जाता है। मतलब जो हमको 1 किलो फिश पकड़ने के लिए ज्यादा हमको मेहनत करना पड़ता। मान लो हमको पहले 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर डीजल जला के हम नाव में जाते थे, तो हम जो अंदर जाने से पकड़ते थे 20 किलो मछली पकड़ के आ जाते थे। मान लो 1 kg, 1 लीटर नहीं, 10 लीटर डीजल में। अभी वो 1 kg पकड़ने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और डीजल ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है कैच पर यूनिट एफर्ट क्या हुआ, जो एफर्ट है फिशिंग एफर्ट वो बढ़ा, कैच पर यूनिट एफर्ट घटा। ठीक है, तो यही है कैच पर यूनिट एफर्ट। और दूसरा क्या है, सरप्लस सर प्रोडक्शन। कैच पर यूनिट एफर्ट, हाँ कैच पर बोलो। यूनिट एफर्ट घटा तो मोटिलिटी तो कम होगा। कैच पर यूनिट मतलब फिशिंग मोर्टेलिटी की बात कर रहे हो ना? यस सर। देखो पहले क्या है, पहले 10 पहले जो एक कोस्टल एरिया, मान लो एक कोस्टल एरिया में 2 फिशरमैन गया, ठीक है, 10 किलोमीटर तक गया, ठीक है, इतना में करके वो दोनों 10-10 किलो फिश लेके आ गया। अभी देखो एक जो एक उस उतना ही एरिया में 2 फिशरमैन नहीं गया, अभी 15 फिशरमैन गया, और वो जो 15 फिशरमैन 15 बोट से गया, तो फिशिंग एफर्ट यहाँ पे बढ़ा। और वो 10 किलोमीटर अंदर तक नहीं गया, 20 किलोमीटर अंदर तक गया, और जो पहले पकड़ा था 15 kg फिश, अभी वो 20 kg पकड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले जो था फिशिंग एफर्ट मतलब 10 kg डिवाइडेड बाय 2 ही था, 2 ही आदमी लगा था, अभी यहाँ 15 लोग बढ़ा, तो कैच पर यूनिट दिनों दिन घटता जाता है। लेकिन ओवरऑल जो फिशिंग मोर्टेलिटी बढ़ा भी, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जो है एफर्ट ज्यादा लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आया अमृत्या? यस सर। हाँ। तो दूसरा है सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन क्या है, मान लो एक स्टेगनेंट लेवल है जो फिश स्टॉक का, ठीक है, तो इतना उसमें फिर ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ होने के बाद हम वो इतना फिश को निकालें ताकि उसके जो मैन स्टॉक पे असर नहीं पड़े। जो ग्रोथ हुआ, ज्यादा हुआ ना, रिक्रूटमेंट हो, वो सरप्लस पार्ट को हम निकाल लें, वहां से हार्वेस्ट कर लें, तो उसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन विदाउट हार्मिंग द स्टॉक। मतलब जो उसका नेचुरल जितना है, जितना रहना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए, उससे ज्यादा वो जो फिश हुआ वही हम हार्वेस्ट किए, बाकी को हम डिस्टर्ब नहीं किए, तो उसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, अब वो इंडिविजुअल में कितना ग्रोथ हुआ। मान लो
500 केजी का फिश 50 ग्राम का 500 ग्राम का फिश 1 केजी हो गया। 500 ग्राम ये जो ग्रोथ हुआ, उसके बाद मान लो वो बच्चा दिया, वो भी थोड़ा 500 केजी का हुआ, जो 500 ग्राम का हुआ। तो ये जो उसका रिक्रूटमेंट के थ्रू जो बढ़ा उसका वेट, और जो ग्रोथ के थ्रू बढ़ा, तो वो जो सरप्लस जो है उसको हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है। अब है प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन साइज और बायोमास। बायोमास का प्रोपोर्शन में जो पॉपुलेशन का साइज है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन रेट। अब है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्शन फंक्शन वो वाला प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है यहाँ पे हम जो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड, उसके थ्रू करते हैं। ये स्टॉक असेसमेंट का एक विधि है। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या है? मैक्सिमम जो कैच अप टू विच स्टॉक इज सस्टेन फॉर फ्यूचर पर्पस आल्सो। ठीक है, जो सस्टेनेबल, जितना हम मैक्सिमम उतना फिश हार्वेस्ट करें जिससे कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फिश बाकी रहे, वो स्टॉक डिप्लीशन नहीं हो। उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। ठीक है। अब है दो चीज है और ये इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रोथ ओवर फिशिंग और एक है रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग। किसी ने नाम सुना है? एनीबॉडी? ग्रोथ ओवर फिशिंग और रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग, किसी को पता है? हाँ? अब ग्रोथ ओवर फिशिंग क्या है? जब हम जरूरत से ज्यादा जो है फिशिंग करते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग करते हैं, छोटा छोटा मछली को भी हम पकड़ लेते हैं, और जो उसका फिशिंग मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और इसकी वजह से क्या होता है, वो जो स्टॉक है वो रीस्टोर नहीं हो पाता, स्टॉक डिप्लीशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ ओवर फिशिंग। जब हम फिश का, स्मॉलर साइज फिश का ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट करते हैं, फिशिंग करते हैं, स्मॉलर साइज फिश को भी हम नहीं छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक में डिप्लीशन होता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं ग्रोथ ओवर फिशिंग। और जनरली जो है ये FMSY पॉइंट है जहां की मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड है, उसके राइट साइड में होता है। मतलब अब फिगर से पता चलेगा, ये देखो, ये है FMSY, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हम फिशिंग कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो। यहाँ से आगे जो है ये है ग्रोथ ओवर फिशिंग। ठीक है। दूसरा उसी तरह है रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग। रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग क्या है? जब हम ब्रूडर्स, जो कि अभी ले करने वाला है एक, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, उसका फिशिंग कर लेते हैं, उसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो जो वो स्पॉनिंग जो है, स्पॉनिंग नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा है, जो स्टॉक जो है वो स्पॉनिंग स्टॉक घट जाता है। इसकी वजह से जो है उसका डिप्लीशन होता है, जो वो फिर से रिस्टोर नहीं कर पाता। जब हम बड़ा जो ब्रूडर्स को पकड़ लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग। रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग भी ग्रोथ ओवर फिशिंग की तरह ही हार्मफुल है फिशरीज मैनेजमेंट, जो फिशरीज रिसोर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये दो ओवर फिशिंग है, एक ग्रोथ ओवर फिशिंग, दूसरा है रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग। अब है सर मैक्सिमम। दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है सर? मतलब स्टॉक डिप्लेशन का मेन कारण कौन है, ग्रोथ ओवर फिशिंग या रिक्रूटमेंट? दोनों है,
जो मान लो अब छोटा छोटा जो मान लो वो 200 ग्राम का फिश है, 100 ग्राम का फिश है, 50 ग्राम का फिश है, मान लो जो समुद्र में ऐसा स्टॉक है जो अभी अभी एक से निकला है, वो तुम पकड़ लोगे और वो तो तुम्हारे यूज से होगा नहीं, उसकी वजह से क्या होगा, जो स्टॉक में वो जो ग्रोथ करके फिर बड़ा होता है वो तो नहीं होगा, उस वजह से हार्मफुल है। और जो रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग में है कि तुम वो ब्रूडर्स को ही निकाल लिए, तो उसमें तो वो क्या बोलते हैं जो यंग वंश आएगा कहाँ से, ठीक है। तो दोनों हार्मफुल है, ठीक है, ओवर फिशिंग में दोनों आता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग और ग्रोथ ओवर फिशिंग दोनों हार्मफुल है, ठीक है। ओके सर। और अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम दोनों होता है कहीं। दोनों का ग्राफ सर एक ही जैसा होगा क्या? हाँ दोनों का ग्राफ एक ही जैसा होगा? जैसे हाँ, नहीं वो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड ग्रोथ के बाद। देखो, नहीं नहीं वो दोनों का ग्राफ एक ही नहीं है। ग्रोथ में देखो क्या आया, ओवरऑल ग्रोथ, जैसे फिश का, जैसे अभी मान लो एक स्टॉक का एस्टिमेटेड मान लो उसमें जो है 500 टन फिश है मान लो, ठीक है, 500 टन फिश है। अगर हम उसको बच्चा को भी निकाल लिए, वो आगे होना चाहिए था 10 मतलब 1000 टन फिश, ठीक है, लेकिन वो 1000 यस टन सर। फिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल ग्रोथ है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट ओवर फिशिंग में क्या है कि वो जो उसका हम जो स्पॉनिंग जो जो स्पॉन करने वाला है उसका बड़ा वाला फिश जो मैच्योर फिश है उसी को निकाल लिए, उसकी वजह से ग्रोथ अनफर होगा। यानी ग्रोथ में जो है वो भी आएगा। अब दोनों का काउज अलग है लेकिन इफेक्ट सेम है, समझ रहे हो ना। यस सर। यस। दोनों का काउज अलग है, एक में हम यंग वंस को निकाल रहे हैं, एक में उसके पेरेंट्स को ही निकाल रहे हैं। दोनों का काउज अलग है, इफेक्ट सेम है, डिप्लीशन, और वो जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा स्टॉक का, ठीक है। द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग MSY इज कंट्रोवर्शियल। अब इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्शियल है, जो MSY को कैसे एस्टिमेट करना। एक्चुअली में ये जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब्जेक्टिव टाइप का कॉन्सेप्ट है। अब कितना मैक्सिमम जो फिश का हार्वेस्ट होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, ये कैसे डिसाइड होगा, इसमें बहुत सारी बात है जो कि कंट्रोवर्शियल है, फिर भी इसे हम मानते हैं ये, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी हम इसे मानते हैं। इसमें दो तीन चीज है। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिशिंग एफर्ट, जो फिशिंग एफर्ट बढ़ रहा है घट रहा है उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए। अब फिशिंग एफर्ट में सब कुछ आता है, फिशिंग टाइम भी आता है, अब नाव बोट का संख्या हम बढ़ाए वो भी आता है, आदमी का संख्या बढ़ाए वो भी आता है, जाल का अलग जाल यूज किए वो भी आता है। तो उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करें फिशिंग एफर्ट को, ये भी एक समस्या है MSY निकालने में, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अब ये देखो, ये जो है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड यहाँ है, एक F1 है, एक F2 है, लेवल ऑफ फिशिंग मोर्टेलिटी है। अब देखो ये है मैक्सिमम यील्ड यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अगर इधर जाओगे तो क्या होगा, इधर जाओगे तो भी घटेगा, इधर जाओगे तो भी घटेगा। यही है मैक्सिमम यील्ड जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड एफर्ट पे, ठीक है। अब वो एफर्ट जो अब हम फिशिंग एफर्ट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एफर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। The basic principle of stock assessment model is to provide estimate of optimum yield. Optimum yield क्या है, वही जो maximum yield जो कि सस्टेनेबल हो उसी को ऑप्टिमम yield बोलते हैं, ठीक है। और वो yield जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर जो भी फैक्टर्स हैं वो मिनिमाइज हो, ज्यादा उसमें हार्मफुल इफेक्ट ना हो। जैसे हम ज्यादा फिशिंग एफर्ट बढ़ाते जाएंगे, डीजल बहुत ज्यादा यूज करेंगे, उसकी वजह से पॉल्यूशन होगा, अननेसेसरी जो अंदर का जो ये है इन्वायरमेंट है, अगर हम ट्रॉलर्स यूज करेंगे
तो उसमें दूसरे जो पॉपुलेशन है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये सारे चीज जो है वो मिनिमम हो तो वो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। तो मैक्सिमम देखो, जो कैच पर यूनिट एफर्ट जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो जो हम पकड़ेंगे फिश, जो हार्वेस्टिंग करेंगे उसका साइज घटता जाएगा। ठीक है, पहले मान लो अगर हम कम कैच पर यूनिट मतलब कम एफर्ट के साथ कर रहे हैं तो वो अच्छे से बड़ा होगा, बड़ा बड़ा फिश पकड़ेंगे। और हम गिल नेट यूज कर रहे हैं, ट्रॉलर यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका एक मतलब निश्चित आकार का फिश हम पकड़ेंगे। ठीक है, और अगर हम कैच पर यूनिट एफर्ट बढ़ा दिए तो वो जो क्या होगा, जो हायर एज का जो सर्वाइवर है वो घटता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो छोटा मछली ही पकड़ लेंगे तो वो जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है हम कैच पर यूनिट एफर्ट बढ़ाते जाएंगे तो जो एज है उसका, जो ज्यादा एज वाला मछली है वो कम मिलेगा हमको, सर्वाइवर घटता जाएगा उसका। ठीक है, अब जो है मैक्सिमम, अब बोल रहा है जो मैक्सिमम जो है जो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड जो है वो कहाँ पे अचीव होता है। तो ऐसा एक रूल है, जो टोटल बायोमास है उसका हाफ, टोटल बायोमास का जो हाफ पॉइंट है, जहां पे आधा है पॉइंट है, वहां पे जो है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड वहीं पे पॉइंट मैच करता है। ठीक है, टोटल बायोमास का आधा, टोटल बायोमास का आधा जो है वो पॉइंट मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड होता है। अब है दूसरा, अब ये तो हो गया बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, कि हम मैक्सिमम हार्वेस्ट करें, ऐसा मैक्सिमम हार्वेस्ट, ऐसा पॉइंट पर मैक्सिमम हार्वेस्ट करें जो कि फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी बचे, सस्टेनेबल हो। ये हो गया मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। अब है मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड। मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड में क्या करते हैं, वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये इकोनॉमिकल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा पॉइंट जो कि सस्टेनेबल भी हो और मैक्सिमम प्रॉफिटेबल भी हो, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड। दोनों में अंतर समझ में आया? मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या देखते हैं, ऐसा पॉइंट जहां जो मैक्सिमम हम हार्वेस्ट कर सकते हैं और उससे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो सस्टेनेबल हो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, वो होता है MSY। और MEY होता है ऐसा पॉइंट जहां पे जो है हमें मैक्सिमम इकोनॉमिक मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिले विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कंप्रोमाइजिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और वो सस्टेनेबल भी हो, उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड। यहाँ पे देखो मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड जो है ऑलवेज जो है वो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड के थोड़ा लेफ्ट में होता है, थोड़ा थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा कम में होता है। ठीक है, ये जब टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट जब कैलकुलेट किया गया बहुत सारे जो एग्जाम्पल लेके, तो पाया गया कि मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड जो है वो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड के नीचे होता है। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम हार्वेस्ट करेंगे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा जो कि सस्टेनेबल भी होगा। ठीक है, ये पॉइंट जो दिखा रहा है MEY। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो इसमें, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक असेसमेंट में पूछो। सर कोहर्ट का एग्जांपल बताइए तो सर। कोहर्ट क्या है कि एक ईयर एज, मान लो जैसे हम देखते हैं ना, जो फिगर में देखा होगा समुद्र में, एक बार ऐसे जाल डाला, पूरा का पूरा जो एक जो पूरा उसका जो ग्रुप है, एक एज ग्रुप का सारा लोग, सारा एक बार में आ गया। देखा है ट्रॉलर का एग्जाम्पल कहीं पे, वो जो एक ईयर जो ग्रुप है, एक ईयर जो ऐसा
फिश, जैसे एक स्टॉक में जो है एक ऐसा स्पीसीज जो है फिश का, ऐसा स्पीसीज जो कि सेम ईयर ओरिजिन है, मान लो 2020 का जो सेम ईयर का ओरिजिन है उसको कोहोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा सारा फिश जो कि सेम ईयर में ओरिजिन हुआ है वो एक स्पीसीज का, उसको कोहोर्ट बोलते हैं। जैसे हम टूना का लें, ठीक है, टूना का 2020 में जितना भी ओरिजिन हुआ है वो सारा एक कोहोर्ट हुआ, ठीक है, एक स्टॉक में। समझ रहे हो, समझ में आया? यस सर। एक स्टॉक में जो है एक ईयर, और इसका क्या ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो सेम होता है। तो एक कोहोर्ट का एक फिश का भी हम एनालाइज कर लिए तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं सारे के ऊपर। समझ में? इसलिए ये कोहोर्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? यस सर। और किसी को डाटा कोई? ये सब इंटरप्रेट कर लेंगे आराम से, है ना सर? हाँ हाँ उसके बारे में कुछ पता करना हो तो पता कर लेंगे। हाँ, पता कर लेंगे। और उसको कैसे करते हैं? टैगिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। यस, मार्क जैसे लगा। हम अब देखो इतना बड़ा समुद्र है, अब उसमें हमको जानना है कि इसमें स्टॉक डिप्लीशन हो रहा है कि सरप्लस में है कि जो सस्टेनेबल है, वो उसको हम कैसे सर जानेंगे? कोहॉर्ट का साइज एज सब तो एक ही जैसा होगा हाँ ना, हाँ जैसे एक एज ग्रुप हाँ का होगा हाँ तो। हाँ, एक एज ग्रुप का है, साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, थोड़ा बहुत का अंतर होगा, और उसका यस। कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम ही होगा, ठीक है। इसलिए उसको हम एक ही मान के चलते हैं, ठीक है। और किसी को? और किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.